वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद साकेत गोखले पर अब ईडी का शिकंजा कस चुका है, यानी कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बकायदा कोर्ट ने भी साकेत गोखले के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 13 अगस्त को टीएमसी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आपराधिक आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि इससे न सिर्फ साकेत गोखले बल्कि टीएमसी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी भी साझा की है। दरअसल उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद जिला जज और स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने आज यानी कि 13 अगस्त को ईडी द्वारा दायर चार्जशीट शिकायत में पीएमएलए 2002 के नियमों के तहत राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय कर दिए हैं, जहां पुलिस ने मामले में अनुचित अपराध के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। आपको बता दें कि ईडी ने कहा है कि विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले की अर्जी को भी खारिज कर दिया है। अर्जी में पीएमएलए 2002 की कार्रवाई को अब तक निलंबित करने की मांग की गई थी, जब तक कि कोर्ट उनके खिलाफ अपराध मामले का फैसला नहीं कर लेती। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस की अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने टीएमसी नेता को 30 दिसंबर 2022 को चंदा के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, 406 आपराधिक विश्वासघात और 467 यानी कि जालसाजी के तहत आरोप तय किए गए थे। यानी कि यहाँ पर साकेत गोखले जो है वो क्राउड फंडिंग कर रहे थे, चंदा मांग रहे थे, लेकिन उसका इस्तेमाल इन्होंने किसी सामाजिक कार्य के लिए नहीं किया, बल्कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया, अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए किया, जिसकी वजह से यहां पर पुलिस ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी की धारा लगाई और यहीं से साकेत गोखले की मुश्किलें बढ़ गई। बता दें कि ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि गोखले द्वारा क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा की गई बड़ी मात्रा में धनराशि को सट्टा, शेयरिंग, ट्रेडिंग, भोजन और अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर बर्बाद कर दिया गया, जो कि देखने में एक फिजूल खर्ची नजर आ रही है। हालांकि साकेत गोखले ने धन के किसी भी दुरुपयोग से इनकार कर दिया था। इसके बाद एक विशेष अदालत ने कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल मई में साकेत गोखले को नियमित जमानत दे दी थी। अब टीएमसी सांसद साकेत गोखले पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने अगस्त 2021 में पार्टी ज्वाइन की थी। एनबीटी के मुताबिक खुद को आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले गोखले ने अब तक पेगासस, स्पाईवेयर, बैंक लोन और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे कई मामलों में आरटीआई दाखिल की गई है। वो पहले कांग्रेस से जुड़े थे, मगर साल 2019 में कांग्रेस से वो इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद 2021 में वो टीएमसी ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे 31 साल के साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जो कानून है पीएमएलए, उसके तहत आरोप पत्र पिछले साल ही दाखिल किया गया था। हालांकि गोखले ने चंदे के इस पैसे का दुरुपयोग करने से इनकार कर दिया था। राज्य पुलिस ने लोगों से चंदा के जरिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में साकेत गोखले को दिसंबर 2022 में दिल्ली से गिरफ्तार किया था और अब फाइनली देखने को मिल रहा है कि जो अहमदाबाद की कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट, वहां पर यह आरोप तय हो चुके हैं कि कैसे साकेत गोखले ने जो क्राउड फंडिंग के जरिए धन इकट्ठा किया था उसका उन्होंने फिजूल खर्चों के लिए इस्तेमाल किया, अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए इस्तेमाल किया, फिर चाहे वो शेयर बाजार में पैसे लगाना हो या फिर अपने खाने पीने को लेकर के खर्च हो, ये तमाम पैसे उन्होंने अपने निजी चीजों के लिए खर्च किए हैं। वैसे तो टीएमसी कई सारी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उनके अपने ही नेता इस तरीके से क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और उसे अपने निजी चीजों के लिए दुरुपयोग करते हैं। कहने को तो ये कहा जा रहा था कि जो साकेत गोखले की ओर से
चंदा लिया जा रहा है उसका उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं ताकि इससे उनका फायदा हो सके, ना कि आम जनता का फायदा हो सके। हालांकि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कोलकाता में किस कदर जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई है, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ममता सरकार के सिंहासन को डोलाता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी बहुत ज्यादा चरम पर है। और पिछले कई दिनों से जिस तरीके से पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके बाद कोई परिणाम यहां पर नहीं मिला, जिसके बाद देखने को मिलता है कि कोलकाता हाई कोर्ट ये केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि जब इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया तो जो वकील है बिलावल भट्टाचार्य, उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। The court, after hearing the parties and upon considering the diary, transfer of the investigation to the Calcutta Police to the Central Bureau of Investigation, the court has prima facie found that there are substantial progress insofar as the investigation is concerned. Many are relevant to be interrogated or yet been examined. And today, after the court came down heavily upon the state, peculiarly when the case diary was produced and was in the custody of the court, the state thereafter said that the state is examining the principal of the college. I do not understand when the case diary is not with the police authorities, how an examination or interrogation can take place. It is a clear case of an afterthought. It is a clear case where evidence or attempted to be destroyed. I am sure destroyed also. Speed at which of the victim. वहीं जब इस केस को सीबीआई को दिया गया तो जो वहां पर तमाम जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि आरजी कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी क्या कहा वो भी सुनिए। Just now we have got an important update regarding our protest that High Court has ordered the case to be transferred to CBI. We welcome that decision of High Court with all our support. We support that. However, just handing over the case to CBI does not mean that the justice is served. So we will continue the protest till the appropriate culprits are identified and proper punishment have been given to them. Okay, and also we have a few more demands that are still to be met, like CCTV and proper security measures that are yet to be taken. The compensation is yet to be given to the parents, and also we had proposed for the step down of the authorities who were responsible at the time of the incident. We are still not happy with the current Shastra Bhavan orders which are being circulated. So we will still continue our seize work till all our demands are met. However, I would like to emphasize that our emergency services are still open. Our senior doctors are helping with that, and our authorities also running the emergency. OPDs are not functional right now. Only the emergency services, emergency patients are. We will have another general body meeting where we will discuss how long to continue our strike. And but however, I would like to say that only none of our demands are completely met till now. So there is no question of dissolving our strike at the moment. Thank you. आपको बता दें कि जिस तरीके से आरजी कॉलेज से ये इंसिडेंट सामने आया है, इसके बाद से ही ना सिर्फ कोलकाता की सियासत गरमाई हुई है बल्कि पूरे देश भर में इसका असर देखने को मिल सकता है। और ये जो चीज हुई है वो ममता बनर्जी के सरकार में हुई है, उनके राज्य में हुई है। इसके बावजूद विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता इस मामले को लेकर के खुल करके बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब यही चीजें किसी और राज्य में होती है तो यहाँ पर तमाम विपक्षी दल टूट पड़ते हैं। ऐसे में तमाम लोग जो है वो अब डिंपल यादव से सवाल कर रहे हैं, जया बच्चन से सवाल कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा से, और सबसे ज्यादा जो सवाल है वो राहुल गांधी से किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो ये कहती है कि कहीं भी महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो वो सबसे पहले उनके साथ खड़ी नजर
नजर आएंगी, उनका साथ देते हुए नजर आएंगी। लेकिन इस बार ना तो प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ बोल रही है, ना ही इस मामले में नजर आ रही है, और ना ही राहुल गांधी इस मामले में कोई बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।